हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स में एरर के बारे में, यानी परसेंटेज एरर के बारे में, या फिर उसी के साथ साथ एब्सोल्यूट एरर के बारे में, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसी के साथ साथ अगर हिंदी में बात करें तो प्रतिशत त्रुटि के बारे में हमको बात करनी है, त्रुटि के बारे में बात करनी है, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बात करनी है, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बात करनी है। उसी के साथ साथ भिन्नात्मक त्रुटि के भी बारे में हमको बात करनी है, जो कि क्या होता है, ये सभी के सभी टॉपिक्स से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में सॉल्व करने होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, एक कोई क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेकर के एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हर एक टॉपिक को कैसे हम वहां से कंफर्म कर सकते हैं और हर एक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे टॉपिक होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर एक कॉन्सेप्ट को आप अपने क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या है हमारे पास, सबसे पहले एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है। अगर हम इस मार्कर की लेंथ को मेजर करें, ठीक है, किससे मेजर करें, स्केल से, जो हमारे पास सेंटीमीटर स्केल होता है उसी से हम मेजर करें। तो अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे मापन में कोई न कोई अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता होने की मतलब क्या होता है, जो इसका एक्यूरेट वैल्यू होना चाहिए वो हम नहीं निकाल पाते। या तो हम इधर से थोड़ा सा कहीं और डायरेक्शन से देख सकते हैं, या फिर एकदम वर्टिकली सेम टू सेम देख सकते हैं। मतलब हमारे द्वारा इसके लेंथ के मेजरमेंट में कोई ना कोई क्या होगी, एरर सामने आएगी। हम इसका एक्यूरेट लेंथ नहीं मेजर कर पा रहे हैं, 100% जो इसकी लेंथ होगी वो हम नहीं मेजर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ न कुछ या तो हमारे स्केल में एरर होगा, या तो हमारे थ्रू वहाँ पे उस रीडिंग को लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की एरर तो आ ही सकती है। तो उस एरर को अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसी को यहाँ जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें त्रुटि या फिर एरर, तो किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जो कोई भी डिस्टरबेंस आ जाएगा इस लेंथ को मेजर करने में, वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा या फिर त्रुटि कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, निरपेक्ष त्रुटि अथवा एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता होगा, अगर हम इसकी लेंथ को हम जान रहे हों कि 100% इसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर हो, बट ये है नहीं। 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, एकदम 100% एक रियल वैल्यू, इसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। और हम मेजर कितना करते हैं, 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम 100% नहीं मेजर कर पा रहे हैं, कितना लेंथ इसका मेजर किए, 4.9 सेंटीमीटर। बताइए 5 सेंटीमीटर क्या इसका सही रीडिंग था, हम वहाँ तक पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एरर होगा कि नहीं होगा। अगर हम 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, रियल वैल्यू है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। ये जो 5 सेंटीमीटर था इसका लेंथ, वो क्या है, इसका वास्तविक मान है, रियल वैल्यू है। अगर वास्तविक मान के साथ हम क्या करते हैं, जो हम अभी स्केल से इसका मेजरमेंट किए 4.9 सेंटीमीटर, उस लेंथ को क्या करें, डिफरेंस कैलकुलेट करें, यानी 5 सेंटीमीटर से किसको माइनस कर दें, 4.9 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलने वाला है दोनों लेंथ से, वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी या फिर एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। एक बात और बता दें, एब्सोल्यूट एरर आप हमेशा किस में रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। यानी डिफरेंस वर्ड इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपको क्या करना, 5 में से 4.9 को माइनस करना है। कभी भी आपको 4.9 से 5 को नहीं, मतलब छोटे नंबर से बड़े को नहीं माइनस करना है। किससे माइनस करना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के अंतर को कहा को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट अगर करते हैं तो उसका वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, मतलब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो रीडिंग निकाल रहे हैं, वो रीडिंग क्या कहलाती है, प्रेक्षित मान होती है। अपने आंखों के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
तो वो वैल्यू क्या है, प्रेक्षित मान है। तो जो प्रेक्षित मान होता है उसके वास्तविक मान से आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, और ये डिफरेंस क्या बनता है, निरपेक्ष त्रुटि बनती है या फिर एब्सोल्यूट एरर बनती है। अब देखिए आगे क्या है यहाँ पर, अगर कोई भौतिक राशि ए है और उसके कितने प्रेक्षित मान निकाले जाते हैं, n प्रेक्षित मान निकाले जाते हैं। जैसे भी यही था 4.9, एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया 4.9 सेंटीमीटर मिला, हो सकता है कोई 5.1 सेंटीमीटर मेजर कर दे, हो सकता है कोई 5.2 मेजर कर दे। इस तरीके से अलग अलग टाइम इसका क्या कर रहे हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। वैसे यहाँ पर भौतिक राशि ए के n माप क्रमशः इतना प्राप्त होते हैं, बहुत सारे। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप एक बार नहीं करते, उसमें कई बार करना होता है। कई बार कर लेने के बाद से वहाँ पे उसका एक्यूरेट वैल्यू या फिर मीन वैल्यू निकालते हैं, और मीन वैल्यू ही उसका क्या बनता है, माध्य मान या फिर वास्तविक मान बनता है। तो देखिए ए के माप क्रमशः A1, A2, A3 एंड so on AN हो तो राशि का वास्तविक मान या माध्य मान AM जो वैल्यू होगा उनका क्या होता है, समांतर माध्य के इक्वल होता है। तो समांतर माध्य मतलब क्या, यहाँ पर मीन वैल्यू निकालते हैं। देखिए A1 प्लस A2 प्लस, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन किया, अलग अलग मिला हमको मेजरमेंट करने से वैल्यू, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड so on कहाँ तक, AN अपान किससे डिवाइड करेंगे, n से। मतलब जितनी बार आप रीडिंग निकालेंगे उस रीडिंग को की संख्या से उस टोटल रीडिंग में, टोटल रीडिंग जितना भी होगा उसको ऐड करना है, ऐड कर लेने के बाद से नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपको उस क्वेश्चन में वास्तविक मान नहीं दिया जाता है तो आपको क्या करना है, जितनी भी रीडिंग दी जाएंगी उन सभी रीडिंग का मीन वैल्यू निकालना है। वही मान क्या कहलाएगा, आपका वास्तविक मान कहलाएगा। और वास्तविक मान को ही लेकर के हम आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटियों को आप कैलकुलेट करेंगे। वो निरपेक्ष त्रुटियां क्या क्या हो सकती हैं आप पहले से जानते हैं। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के साथ क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। हम वास्तविक मान पा चुके हैं यहाँ से, और प्रेक्षित मान हमारा यही सब है, A1, A2, A3 एंड so on। हम क्या करेंगे, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को माइनस करेंगे। तो देखिए AM माइनस A1 कर दिया गया और माड लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो जब भी आएगा निकल करके एक पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो पहला निरपेक्ष त्रुटि पहले रीडिंग के थ्रू क्या बन के आया, AM माइनस A1। फिर ऐसे दूसरा निरपेक्ष त्रुटि A2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, AM माइनस A2। ऐसे तीसरा होगा आगे वो डेल्टा A2 मॉड ऑफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, AM माइनस A3। ऐसे लास्ट टर्म जो यंथ वाला होगा, यंथ रीडिंग, वो डेल्टा AN का मॉड वैल्यू इज इक्वल टू AM माइनस AN हो जाता है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। और इसी फार्मूले के आधार पे हम क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटियों को हर एक रीडिंग के लिए कैलकुलेट कर, अगर 10 बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो 10 बार ये रीडिंग हमको निकालना है। जितनी बार हम रीडिंग निकालते हैं उतनी बार यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटियों को भी कैलकुलेट करते हैं। अब आपके पास बहुत सारी निरपेक्ष त्रुटियां हो गई, और उस निरपेक्ष त्रुटि को अगर एक निरपेक्ष त्रुटि के रूप में बदलना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ता है, मीन वैल्यू निकालना पड़ता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो होती है, मीन स्क्वायर एरर की, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, देख लीजिए जो भी डेटा आपको यहाँ मिला, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड so on डेल्टा AN, उन सभी रीडिंग्स का क्या करना है, आपको मीन वैल्यू निकालना है। ये भी फिर से क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। जो कुछ भी यहाँ रीडिंग आपको मिला यहाँ पे रखते हुए उन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद से जितनी बार वो रीडिंग होता है उसकी संख्या से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करते ही आपका ये क्या हो जाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता चल जाता है। ठीक, अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद आपका आता है क्या चीज, भिन्नात्मक त्रुटि। क्या आता है, भिन्नात्मक त्रुटि या फिर सापेक्ष त्रुटि क्या होता है। तो बता दें आपको, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में जब वास्तविक मान से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। क्या हमने बोला है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में जब हम किससे डिवाइड करते हैं, वास्तविक मान से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या चीज, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा AM बार अपान क्या चीज, ओनली AM। ये जो वैल्यू आपका होगा
वो क्या कहलाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि होगा, या फिर उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्ष त्रुटि कहेंगे। याद रखिएगा, क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या बनता है, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि बनता है। अब आगे जस्ट इसी के बताया जाता है प्रतिशत त्रुटि, यानी परसेंटेज एरर। अगर आप इसी में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपको अगर जानना है प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, तो उस प्रतिशत त्रुटि के लिए आपको इस भिन्नात्मक त्रुटि के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। किससे, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका अगर कोई क्वेश्चन बना तो क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बनेगा, पहला चीज तो वास्तविक मान निकालोगे आप, दूसरा चीज माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे, तीसरा क्या है, सापेक्ष त्रुटि निकालोगे, और चौथा क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। ये आपके 4 टॉपिक्स हैं, वो 4 के 4 टॉपिक्स आपके परसेंटेज एरर जो या फिर एरर एनालिसिस आपका चैप्टर होता है, उस एरर एनालिसिस में एकदम बेस का काम करता है। बेस यानी आप समझ रहे होंगे, जड़ का काम करता है, आधार का काम करता है। अगर इन 4 टॉपिक्स को आप क्लियर तरीके से समझ के रखते हैं तो आपका हर एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बात और इसमें बताना चाहेंगे, वो क्या है, आपका अल्पतमांक या फिर लीस्ट काउंट क्या होता है। तो किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक अथवा लीस्ट काउंट वह मान होता है जिससे कम वह मापक यंत्र कभी नहीं माप सकता, वो भी शुद्ध रूप से नहीं माप सकता। अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल लें, जो 1 लीटर का पैमाना होता है जिससे ग्वाले लोग क्या करते हैं, दूध का मेजरमेंट करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। अगर उस ग्वाले से कह दिया जाए कि आप हमको आधा लीटर दूध दे दीजिए, क्या वो 100% उस बर्तन से आधा लीटर आपको दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उस 100% यानी हाफ पोर्शन पे कोई यूनिट तो बना ही नहीं है। वो तो पैमाना जो बना है वो 1 लीटर के लिए बना हुआ है, यानी अगर उसके मुंह तक दूध को भरा गया तो कितना बताता है, 1 लीटर बताता है। तो 1 लीटर अगर वो बताता तो आधा लीटर वो कैसे मेजर कर पाएगा, वही होगा, गेस करके देगा, न तो आप संतुष्ट न तो वो संतुष्ट। तो 100% 50% वो क्या कर पाएगा, वहाँ पे दे नहीं पाएगा, आपको नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे 1 लीटर से कम वो शुद्ध रूप से नहीं माप सकता। अब 1 लीटर से कम अगर वो शुद्ध रूप से नहीं माप सकता, इसका मतलब क्या हुआ, उस लीटर पैमाने का उस बर्तन का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 1 लीटर होगा। अगर सेंटीमीटर स्केल की हम बात करें तो सेंटीमीटर स्केल पे भी आप देखें जो पास लाइनें होती हैं वो 1-1 मिलीमीटर के लिए होती हैं। अगर हम कहें कि वो आधा मिलीमीटर शुद्ध रूप से माप के बता दें तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो शुद्ध रूप से आप उससे क्या कर सकें, माप सकें। तो ये बात जान लीजिए कि जो सेंटीमीटर स्केल है उसका जो अल्पतमांक है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर से शुद्ध वो नहीं माप सकता। अब अगर बात करें किसी वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कितनी होती है, 0.01 करके आपका क्या है, ये अल्पतमांक होता है सेंटीमीटर के फॉर्म में। और ऐसे ही स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है, जो उसका अल्पतमांक है, यानी जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना ही कम होता है वो उतना ही ज़्यादा शुद्ध से शुद्ध माप को बताता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखें, जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना ही कम होगा वो मापक यंत्र आपके लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होगा, सबसे ज़्यादा सही आपको रिजल्ट देगा। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्यों याद रखना है, क्योंकि आपके लैब में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सभी एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में बिना मेजरमेंट के, बिना लिस्ट काउंट के कोई एक्सपेरिमेंट होगा भी नहीं, ये चीज़ आप जान लो। तो ये चैप्टर आपके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर एक्सपेरिमेंट के इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पे एरर एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे और एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट निकालोगे, और जब रिजल्ट मिल जाता है तो हमारा जो एक्यूरेट वैल्यू होता है उससे हमको कंपेयर करना होता है कि कितना शुद्ध रूप से हमारा वो रिजल्ट आया।
अगर इस चीज़ का कैलकुलेशन हम करेंगे तो चेक करना पड़ेगा ना कि कितना हमारा एरर आया। हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जानते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता हो और वो कैलकुलेट करके बताता है कि जी की वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एरर है कि नहीं है एरर, त्रुटि है। तो उस त्रुटि को कैलकुलेट करने के लिए प्रायोगिक मान डिफरेंस होता है आपका प्रमाणिक मान। प्रमाणिक मान मतलब आपका क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्रायोगिक मान कौन है, 10 है। तो आप क्या करोगे, उसको इसमें से 10 माइनस 9.8 बाई 9.8 इंटू 100, ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके उस एक्सपेरिमेंट में कितना परसेंटेज एरर है। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे प्रमाणिक मान यानी वास्तविक मान की ज़रूरत होती है, और उसी के साथ साथ आप जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो रिजल्ट लाए हैं, वो चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आया था, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो जरूर कुछ ना कुछ एरर के साथ होगी, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंट आपको एरर मिलेगा। अब लेते हैं ऐसा क्वेश्चन जिससे अभी तक जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा वो सारा का सारा टॉपिक क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि एक प्रयोग में जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.30, 1.31, 1.32, 1.34 और 1.33, 1.36 प्राप्त होता है। आप ये जानते हैं जल का अपवर्तनांक, क्लास 10th में आप जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जल का अपवर्तनांक आपको मिला होगा 1.33 होता है, 1.33 सही वैल्यू यही होता है। वास्तविक मान इसका इतना होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में हमको 6 रीडिंग मिलता है, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33 और 1.36, ऐसे 6 रीडिंग हमको मिलते हैं जल के अपवर्तनांक के। तो मापित राशि का माध्यमान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कह सकते हैं, तथा प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और यही सारा का सारा टॉपिक इससे पहले हमने थ्योरी के माध्यम से समझा है। अब जल के अपवर्तनांक का माध्यमान अगर आपको जानना है तो ये है आपका क्या चीज, फॉर्मूला। जितनी भी रीडिंग आपको मिली है, 6 रीडिंग मिली है, 6 रीडिंग्स को आपको क्या करना, ऐड करना है और 6 से डिवाइड कर देना। देखिए NM इज इक्वल टू, ये मीन वैल्यू बता रहा है, जल के अपवर्तनांक का माध्यमान बता रहा है, यानी इसका औसत मान बता रहा है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, आपके पास एक फार्मूला होता है, ये भी आप क्लास 10th में मैथ में पढ़े हुए हैं। तो 6 रीडिंग, इन 6 रीडिंग्स को हमने क्या किया, यहाँ से ले करके सबको ऐड कर दिया और 6 से डिवाइड करना है हमको। जब हम ऐड करते हैं तो हमको 7.96 मिलता है, और किससे डिवाइड करना होता है, 6 से डिवाइड करना होता है, और जो ही 6 से डिवाइड करते हैं हमको 1.326 मिलता है। लेकिन सारा का सारा रीडिंग डेसिमल के बाद 2 डिजिट के लिए है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जो 6 वाला डिजिट है इसको क्या करना है, हटाना है। अगर वो 5 या 5 से अधिक है तो क्या करते हैं, उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ 2 है, इसमें हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, जो ही 6 को हटाया तो 1.33 आपका यहाँ पे प्रकाश जल के अपवर्तनांक का जो वास्तविक मान होता है या माध्य मान होता है वो निकल करके आ जाता है। तो 1.33 आपका ये क्या है, पहला आंसर कंप्लीट हो जाता है। माध्य मान क्या होगा इसका, तो माध्य मान आपका ये होगा, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे कहा है क्या चीज, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। लेकिन माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए पहले आपके पास निरपेक्ष त्रुटि होना चाहिए। तो निरपेक्ष त्रुटि कहाँ से मिलेगा, हम वास्तविक मान जान चुके हैं। हर एक वास्तविक मान से हम क्या करते हैं, प्रेक्षित मानों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, और जो धनात्मक वैल्यू आता है, धनात्मक मान आता है, वही हमारा क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं। देखिएगा डेल्टा n1 इज इक्वल टू, माड में इसको हमने लिखा, माड में लिखने का, माड का मतलब क्या, ये 2 लाइन, इस माड का मतलब ये हुआ कि अगर ये निगेटिव भी बनता है सब्ट्रैक्ट करने से, घटाने से, तो आप उसको क्या लिखेंगे,
प्लस का लिखेंगे। तो देखिएगा डेल्टा n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nm हमारा क्या है, वास्तविक मान है, और n1 क्या है आपका यहाँ का प्रेक्षित मान। देखिए 1.33 ये हो गया वैल्यू, फिर -1.30 यहाँ का हो गया वैल्यू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.03 आपका मिल जाता है मान। फिर ऐसे डेल्टा n2 आपको मिलना है, तो डेल्टा n2 के लिए भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो nm 1.33 रख देना है, n2 की वैल्यू 1.31 देख सकते हैं, 1.31 है, यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया तो 0.02 मिल जाता है। डेल्टा n3 को भी आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे 0.01, और डेल्टा n4 0.01। देखिए यहाँ पे आपका क्या, ये 1.33 है और ये 1.34, तो इसको जब ही आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, लेकिन मॉड की वजह से ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। फिर अगर डेल्टा n5 को आप कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आपको देखिए सेम वैल्यू है, n5 की वैल्यू 1.33 और ये हमारा पहले से 1.33, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0.00 लिख देंगे। डेल्टा n6 कैलकुलेट करेंगे तो 1.33 माइनस 1.36 ये भी निगेटिव बनता, लेकिन मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप माध्य, ये तो हमारा सभी के सभी क्या है, निरपेक्ष त्रुटियां हैं, ये भी निरपेक्ष त्रुटि, ये भी सब के सब निरपेक्ष त्रुटियां हैं, जितना रीडिंग उतना निरपेक्ष त्रुटि। जब हमको निरपेक्ष त्रुटि मिल जाता है इसके बाद हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे आपको मिलेगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए सभी 6 रीडिंग को क्या करना, आपको ऐड करना। देखिए डेल्टा n1 यहाँ आपको मिला, डेल्टा n1 हमने लिख दिया, डेल्टा n2 यहाँ भी मिला, डेल्टा n3, डेल्टा n4, ऐसे ही आपको सारा का सारा 6 निरपेक्ष त्रुटियां मिली हुई हैं। उन 6 निरपेक्ष त्रुटियों को आपको क्या करना, ऐड करना। देखिए फार्मूले के फॉर्म में, इसलिए हमने आपको राइट कर दिया। अब बाई 6 रीडिंग की वजह से 6 से हमको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, सीधे इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ ऐड करने से हमको कितना मिल जाता है, 0.10। देखिए 3251617773 कितना 10 हो जाता है, 0.10 बाई 6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.0167 मिलता है, और फिर इस 7 को हमको यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो 7 से पहले यानी हमको डेसिमल के 2 डिजिट तक रहना है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 तक हमको रहना है। 6 7 भी दोनों के दोनों क्या हैं, आपके 5 से अधिक वाले डिजिट हैं, तो उन सबको हटाएंगे तो यहाँ 1 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो 0.02 आपका क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया। ये भी आपका एक क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, जो कि आपका ये है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये तो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू बनता है, देख रहे होंगे यहाँ पे सापेक्ष त्रुटि अथवा निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, सापेक्ष अथवा निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। तो आपेक्षिक हो गया, या फिर सापेक्ष त्रुटि हो गया, या फिर भिन्नात्मक त्रुटि हो गया, ये 3 नाम से प्रचलित है। इन तीनों को अगर आप कैलकुलेट करें तो एक ही चीज है, सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक मान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा डेल्टा nm, देखिए यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा nm बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि में जब हम क्या करते हैं, वास्तविक मान से डिवाइड करते हैं, देखिएगा इसकी जगह 0.02 ले लेंगे हम यहाँ से, और अपान में 1.33 ये वास्तविक मान हो गया। फिर क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2/133 यानी 2 बटे कितना 133 हो जाता है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.015 मिलता है। इसके आगे क्या करना, ये तो हमारा सापेक्ष त्रुटि हो गया या भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। अब इसके आगे हमको करना क्या है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो प्रतिशत त्रुटि का हमारा ये फॉर्मूला है, क्या करते हैं, सापेक्ष त्रुटि में ही हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो ही मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 डिजिट यहाँ आ जाता है, तो 1.5% ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो जरूर आप क्वेश्चन कर लोगे, और ऐसे ही आपके पूरे के पूरे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप कर भी लोगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोज के साथ मुलाकात कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।